हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज ये है हमारी यूपीएसआई मूल विधियों की तीसरी क्लास और इस क्लास में हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारी यूपीएसआई में मूल विधियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये लगातार आप लोगों के लिए क्रम के अनुसार सारी की सारी धाराएं, आईपीसी के सारे जो धाराएं हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण है अधिनियम 2005, इसके बारे में पूरी प्रमुख धाराएं और सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं कि ये जो अधिनियम है ये उन महिलाओं को संरक्षित करता है जो महिलाएं घर के अंदर होने वाली हिंसा से पीड़ित होती है। घर के अंदर होने वाली हिंसा से जो महिलाएं पीड़ित होती है ये उन सभी महिलाओं को संरक्षित करता है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की कब स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो 13 सितंबर 2005 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से पूरे भारत में लागू हो गया था। देखिएगा, दो प्रश्न आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट मिले हैं। सबसे पहले तो ये इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 13 सितंबर 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। दूसरी बात कि भारत में कब लागू हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006 से ये पूरे भारत में लागू हो गया था। तो ये जानकारी हमने यहां से मिली। अब हम बात करते हैं आगे से कि इसके प्रमुख धाराओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस अधिनियम की धारा 1 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 1 का पहला भाग है। इसके अनुसार ये क्या कहता है कि इसका नाम जो है ये घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। ये धारा 1 के क भाग में या एक भाग में कहा गया है कि इसका जो पूरा नाम है ये है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इस अधिनियम का अगर उद्देश्य की बात करें तो इस अधिनियम का उद्देश्य है कि महिलाओं के अधिकारों का प्रभावित संरक्षण देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 जो है इसमें कुछ शब्दों को परिभाषित करती है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे कि धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहला तो है व्यथित या पीड़ित व्यक्ति। तो व्यथित या पीड़ित व्यक्ति का अर्थ यह है कि ऐसी पीड़ित महिला जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदार है या नातेदार रही है। दूसरी बात करते हैं कि घरेलू घटना रिपोर्ट से अर्थ क्या है? तो घरेलू घटना रिपोर्ट का अर्थ यह है कि किसी पीड़ित महिला से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत पर परिवाद के रूप में प्राप्त की गई जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ही घरेलू घटना रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। यानी कि कोई भी पीड़ित महिला जो अपनी शिकायत दर्ज कराती है, जो भी शिकायत करती है वो सारी शिकायत ही घरेलू घटना रिपोर्ट के अंतर्गत मानी जाएगी। अब इसके बाद में एक और बात आती है कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बालक के अंतर्गत आएगा। कि अगर 18 वर्ष से उसकी उम्र कम है तो वह बालक के अंतर्गत उसके साथ में ट्रीट करी जाएगा। बालक समझ के उसके साथ बालकों वाला व्यवहार किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जैसे सौतेला शब्द है, दत्तक शब्द है, पोषित बालक, ये सारे भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये भी बालक की श्रेणी में ही आते हैं जो कि 18 वर्ष से कम की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इसके बाद एक शब्दावली आती है कि घरेलू नातेदारी के अंतर्गत वे व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जो कि संयुक्त गृहस्थी में एक साथ रहते हैं। घरेलू नातेदारी मतलब कि जैसे परिवार संयुक्त परिवार होता है और संयुक्त परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे संयुक्त गृहस्थी में जो रह रहे हैं वो सारे के सारे घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। या ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले से एक साथ रह चुके हैं या अविभाजित परिवार के रूप में साथ। अविभाजित का मतलब ये है कि आपका संयुक्त परिवार, कि आपका परिवार जो है वो विभाजित नहीं हुआ है, तो वो सारे के सारे सदस्य जो है वो घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से एक प्रश्न और भी मिलता है कि प्रत्यर्थी का अर्थ क्या है? प्रत्यर्थी का अर्थ होता है कि वह वयस्क पुरुष जो पीड़ित महिला की घरेलू नातेदारी में है या जिसके विरुद्ध पीड़िता ने कोई अनुतोष की मांग की है, तो वह प्रत्यर्थी कहलाता है। क्योंकि इससे पहले हमने प्रत्यर्थी के बारे में पढ़ चुके हैं। एक और शब्दावली आती है कि आश्रय गृह। आश्रय गृह क्या होता है कि वह गृह जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आश्रय गृह घोषित कर रखा है कि जहां पर इन्हें आश्रय दिया जाता है, वो पीड़िता को आश्रय दिया जाने वाला गृह जो है वह आश्रय गृह कहलाता है।
इसके बाद एक शब्द आता है धनीय अनुतोष। तो धनीय अनुतोष से क्या अभिप्राय है? तो ये घरेलू हिंसा की शिकायत पीड़िता को न्यायालय सुनवाई के दौरान जो प्रत्यर्थी होता है, जो रेस्पोंडेंट होता है, उनको देने का आदेश दिया जाता है। और संयुक्त गृहस्थी का क्या अर्थ है? तो संयुक्त गृहस्थी वह गृहस्थी होती है जिसमें पीड़ित महिला रह रही है, जिसमें ऐसी गृहस्थी भी शामिल करी जाती है जो पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी के संयुक्त स्वामित्व या किराएदारी में जो होती है, वह भी सारी संयुक्त गृहस्थी के रूप में ही परिभाषित करी गई है। इसके बाद दो शब्दावलियां और भी आती हैं। पहली यह है कि प्रत्युत्तरदाता या प्रत्यर्थी कौन है? तो वह वयस्क पुरुष, व्यस्त नहीं है, वयस्क है, वह वयस्क पुरुष जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रह रहा है, और जिसके विरुद्ध जो व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसने इस अधिनियम के अधीन किसी भी अनुतोष की मांग करी है। किसी भी अनुतोष की जिस व्यक्ति के खिलाफ मांग करी जाती है, वही प्रत्युत्तरदाता या वही प्रत्यर्थी कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली क्या है? तो अगली इसमें आती है मौद्रिक अनुतोष। मौद्रिक अनुतोष का मतलब क्या है? तो मौद्रिक अनुतोष का मतलब होता है कि ऐसा प्रतिकर जो घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए व्यय और सहन की गई हानियों को पूरा करने में आवेदन की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्युत्तरदाता को आदेशित किया जाता है। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या चलती है। आगे आती है अगली धारा, यानी कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। अभी तक तो हमने धारा 2 पढ़ी है, लेकिन अब हम धारा 3 में क्या पढ़ेंगे कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। तो घरेलू इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इस अधिनियम के जो प्रयोजन हैं, उनके लिए प्रत्युत्तरदाता का कोई कार्य या आचरण घरेलू हिंसा को गठित करता है यदि वह व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग, मौखिक या भावनात्मक रूप से उसका दुरुपयोग किया जाता है, लैंगिक रूप से दुरुपयोग किया जाता है या आर्थिक दुरुपयोग किया जाता है, तो वह घरेलू हिंसा ही मानी जाती है। यानी कि यदि आप किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, मौखिक रूप से गाली गलौज करते हैं या भावनात्मक रूप से उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं या उसके साथ लैंगिक रूप से या किसी भी प्रकार से उसे परेशान किया जाता है, आर्थिक रूप से परेशान किया जाता है, पैसे की मांग करी जाती है, तो ये सारी की सारी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। सबसे पहले कि दहेज के लिए उत्पीड़न करना। भाई किसी भी व्यक्ति को दहेज के लिए उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाने के, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो महिला है, उस महिला को किसी भी प्रकार की अगर क्षति पहुंचाई जाती है तो वह क्षति जो है ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद बात करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करना, कि कभी भी आप उसे शारीरिक रूप से उसे दंड नहीं दिया जा सकता, उसके साथ हाथापाई करते हैं तो वो भी अपराध है, या उसके साथ हाथापाई ना करें, उसे बार बार मेंटली परेशान किया जाए, कि उसके साथ गाली गलौज की जाए, उसे मेंटली हरासमेंट किया जाए, उसके दिमाग में अन्य इधर उधर की बातें डाली जाती है, तो ये सारा भी हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर की, कि अपने स्वभाव या आचरण के द्वारा पीड़ित व्यक्ति या उसके सगे संबंधियों को धमकी देना, कि जो अपने स्वभाव को ऐसा व्यवहार करना जिससे कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके जो उसके सगे संबंधी है उनको धमकी देना, उनको कटु वचन बोलना, ये सब भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। पीड़ित व्यक्ति जो है इसके स्वास्थ्य, जीवन सुरक्षा आदि की हानि करना या उसे संकट में डालना, कि अगर व्यक्ति को अगर वह किसी भी प्रकार से उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके जीवन को नुकसान पहुंचाया जाता है या उसकी सुरक्षा में कोई भी भेद किया जाता है, कोई भी क्षति पहुंचाई जाती है, तो यह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद महिलाओं का यौन दुरुपयोग करना या अमानवीय या या उसके साथ में यौन दुरुपयोग करना, उसका अमानवीय व्यवहार करना, उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, ये सारे भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि धारा 6, मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, सिर्फ मूल धाराएं। तो इसकी धारा 6 के अनुसार क्या होता है कि आश्रय गृहों का कर्तव्य बताया गया है कि कोई भी पीड़ित या व्यथित व्यक्ति है, उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी किसी आश्रय गृह के व्यक्ति से आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का व्यक्ति उस पीड़ित व्यक्ति को आश्रय उपलब्ध कराएगा। कि अगर कोई ऐसी घटना भी सामने आती है कि पीड़ित व्यक्ति के पास आश्रय नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, तो उसे घर रहने के लिए
की भी उसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उसके बाद धारा नंबर 7 क्या कहती है? धारा 7 के अनुसार ये होता है कि किसी चिकित्सीय सुविधा के व्यक्ति से चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य की उपेक्षा की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा यानी कि अगर पीड़ित व्यक्ति बीमार है तो उसकी देखभाल करना भी इससे धारा 7 के अंतर्गत बताया गया है। तो ये धारा 6 और धारा 7 थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आपके बताई गई है। उसके बाद धारा 8 क्या कहती है कि धारा 8 इसमें आता है कि इसके अनुसार जो संरक्षण अधिकारी है इसके भी कुछ कर्तव्य है कि जो संरक्षण अधिकारी है उसके भी कुछ नियम बताए गए। कौन कौन से? कि जो पीड़ित महिला की इच्छा पर उसके संरक्षण के लिए मजिस्ट्रेट को सूचित करना कि अगर कोई व्यक्ति महिला पीड़ित महिला है उसके कहने पर जो मजिस्ट्रेट होता है उसको उसके बारे में पूरी सूचनाएं प्रदान करना। दूसरी बात कि पीड़ित महिला को निःशुल्क विधिक सहायताएं उपलब्ध कराना कि ऐसी स्थिति में जो पीड़ित महिला है उसे फ्री में विधिक जो वैधानिक सुविधाएं हैं जो कानूनी सहायता है ये उसे फ्री में उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के कार्यों में उसकी सहायता करना। जो मजिस्ट्रेट होता है वो जितने भी उसके सामने जितनी समस्याएं आती है उन सभी का समाधान भी किया जाना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में विधिक सहायता और परामर्श, आश्रय गृह, चिकित्सक सुविधाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की सूची का हिसाब रखना, सूची बनाए रखना भी इसका कार्य होता है और यह निश्चित करना कि पीड़ित महिला को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो रही है या नहीं। किसी भी प्रकार के पैसे तो नहीं मांगे जा, जो पीड़ित महिला है उससे किसी भी प्रकार के पैसे तो नहीं मांगे जा रहे, तो इस बात की भी उसको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद आता है कि पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित आश्रय गृह में सौंपने वाले रिपोर्ट संबंधी अधिकारियों को भेजना कि ऐसे अधिकारियों को भेजा जाए जो कि पीड़ित महिला है उसको आश्रय गृह जो है उसे आसानी से पहुंचाया जा सके। उसके बाद बात करते हैं कि धारा 11 क्या कहती है। तो ये इसकी धारा 11 जो है ये कहती है कि समय समय पर लोक मीडिया जैसे कि टीवी है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, इन पर प्रचार प्रसार करना के बाद जब आप इस अधिनियम का महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का प्रचार प्रसार करेंगे तभी तो लोग इसके प्रति जागरूक हो सकेंगे। तो इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों जैसे कि पुलिस अधिकारी है, कोई न्यायिक सेवाओं के सदस्य है जैसे कि वकील आदि है, उनको समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण देना भी ये इसका कार्य होना चाहिए। तो ये हमने धारा 11 के अनुसार पढ़ी है। तो आज की जो धारा थी इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, इंपॉर्टेंट धाराएं थी जो हमने पढ़ ली है। इसी प्रकार से आपको अगली क्लास भी, क्लास नंबर 4 भी हर दिन रूटीन में ऐसे ही मिलती रहेगी। तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको डेली इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।